थैंक्स गिविंग के बाद कोई औरत घर घर जा जाके सामान उठा के बाहर चुपचाप अपने थैले में डाल के और वो बिंदी लगा के कर रही थी। मुझे तो ये एतराज है कि भाई अपनी शलवार कमीज बिंदी पहन के क्यों लगा कर रही थी तुम। हम सब शर्मिंदा हो जा रहे हैं। पहले मौके पे लोग बड़ी आसानी से अपनी इंटेग्रिटी को खो देते हैं। अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। जो एनआरआईज हैं वो ये हरकतें कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई अभी एडिलेड का एक वो था वीडियो जहाँ पे एक बंदा सड़क पे ही जो है बैठ गया तो डू हिज बिजनेस, ठीक है, उसे ऑस्ट्रेलियंस ने आके बेइज्जत किया। छाती ठोक के कि हम तो गाएंगे, हम तो शोर मचाएंगे, ये एंटाइटलमेंट आ कहाँ से रहा है? इसकी दो वजह मैं मानता हूँ। हम आज भी फ्यूडल सिस्टम में रहते हैं, फ्यूडल सोसाइटी में रहते हैं। उसके ऊपर क्रोनी कैपिटलिज्म हमारे ऊपर हावी हो गया। उसके ऊपर जो है हमारी एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल क्लास आ गई है, जिसने इन नीचे की लेयर्स के ऊपर ये और ऐड कर दिया कि अब हम विश्व गुरु हो गए। जो फ्यूडल सिस्टम से निकला हुआ, क्रोनी कैपिटलिज्म से निकला हुआ, जो कास्टिज्म में घुसा हुआ जो हिंदुस्तानी है, वो बाहर जाके सच में सोचता है कि वो विश्व गुरु हो गया है और सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है कि अब हमारी दुनिया में जय जयकार हो रही है, अब हमारा फलाना हो रहा है, हमारा पासपोर्ट मजबूत हो गया है। और जो हथकड़ी पहन पहन के डिपोर्ट हो के आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं भाई? छोटे छोटे देशों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम वापस नहीं लेंगे जब तक इनको मतलब डिग्निफाइड तरीके से वापस नहीं भेजोगे। लेकिन हमारे यहाँ तो आ गए। हमारा सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम तो है ही। इसके ऊपर आप अगर एक ऐसी पॉलिटिकल क्लास भी लाके रख दो जो आपको महा बेवकूफ बनाने में जिसका फायदा है वो बनाना चाहती है, और बेवकूफ को अगर आप ये बता दो कि तू तो दुनिया में सबसे ऊपर की चीज है। एक कहावत है हमारे गांव में कि बंदर के हाथ में अगर उस्तरा दे दो तो अपना ही सिर मूंड लेता है। तो वही कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है व्हाट इंडियननेस इज। ठीक है, हमको वो सरकार नहीं चाहिए जो कंपैशनेट हो, एम्पैथेटिक हो, जो बराबरी पे ट्रीट करे सबको। हमको वो सरकार चाहिए जो फ्यूडल हो, जो जिसमें मचिज्मो हो और जो बराबरी से ट्रीट ना करे, जिनको हम अपने बराबर नहीं मानते, सरकार भी उनको हमारे बराबर ना करे। इस प्राइम मिनिस्टर से पहले की सारे प्राइम मिनिस्टर आप देख लो, कांग्रेस और नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, चाहे आप चंद्रशेखर देख लो, वीपी सिंह देख लो, देवे गौड़ा देख लो, इंद्र कुमार गुजराल देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके ही प्राइम मिनिस्टर, उनको भी देख लो, चाहे इनसे सब ज्यादा क्वालिफाइड। लेकिन जनता को इवेंचुअली चाहिए था ये वर्ड है भक्त, अंधभक्त और भक्त। ये गलत डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे लोगों को ऐसा कोई चाहिए जिसकी वो भक्ति कर सके, जो उनको चार जूते भी मारे ना अगर, तो ये मालिक मार रहा है। ये फ्यूडल सोसाइटी की एक निशानी है। जैसे ही सरकार बन जाती है और बीजेपी की सरकार बन जाती है, उसके तुरंत बाद बुलडोजर चलने लगता वहाँ पर। ये दिल्ली में हुआ, ये हरियाणा में हुआ, अभी बिहार में शुरू हो गया बुलडोजर चलना। अब बुलडोजर की चपेट में कुछ भक्त भी आ रहे हैं और वो भक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी इसके लिए रोना है कि गुस्सा करना है। दो ही रिएक्शन हो सकता है। आप रो सकते हैं माई बाप ये मत करिए, और दूसरा कि आपने ये कैसे किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जनता जनता की तरह कतई बिहेव नहीं करती, क्योंकि ये जनता ना रो पा रही है ना गुस्सा कर पा रही है। ये इतनी लाचार ये भक्त जनता जो कह रही है कैमरे पर कि हमने वोट दिया, जब से सरकार बन रही है हम मोदी साहब को वोट दे रहे हैं, और उनका ये बन रहा है। वो जनता जो सरकार बना रही है, वो जनता भी अपने लिए कुछ मांग नहीं पा रही है। भक्ति यही तो होती है ना कि अपने भगवान को थोड़ी क्वेश्चन करते हो, अब मेरे पे ये जुल्म क्यों कर रहे हो। वहां से तो जो जुल्म हो रहा है वो मेहरबानी हो रही है, बिकॉज वो आपका फ्यूडल लॉर्ड है। इस समय भारत की सेना अपने ही गाँव वासियों से लड़ रही है और उन पर बम तक चला रही है। तो जो खेत बचा रहे हैं, जिनके अपने खेत हैं, उनके ऊपर आंसू गैस और बम चल रहे हैं। अभी कोर्ट ने कह दिया है कि इस हाइट से नीचे की जो अरावली की पहाड़ियां हैं, आप उनको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि अब वो सब चला जाएगा। जो दिल्ली के आसपास जो थोड़ा सा ग्रीन कवर था, अभी वो भी चला जाएगा। लगातार मध्य प्रदेश में लड़के अपनी नौकरी के सवाल को और रोजगार के सवाल को उठाए हुए लाठियां खा रहे हैं। बिहार में बुलडोजर चल रहा है। इन सब तबाहियों के बीच में AQI और उसमें भी पॉलीथीन प्लास्टिक आ गई है अब, और इंडिगो का भी, और इंडिगो का ये चल रहा है। आप ना बाहर जा सकते हैं, ना जहाँ है वहाँ जीने दिया जाएगा, ना वहाँ रहने लायक हवा है। इस पूरे कैटास्ट्रॉफी और कॉम्प्रिहेंसिव फेल्योर के बीच में हमारा देश विश्व गुरु हम सब लोगों को ये बता रहा है कि हमारी GDP कितनी है, थर्ड इकोनॉमी हम बन गए हैं, और हमें विदेशी संस्थाओं ने कह दिया कि ये झूठ है। हाँ, तो क्या सी ग्रेड दिया है ना। यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? डी बचा है ना। अब कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, कुछ नहीं रहने वाला। इफ यू डू नॉट लुक एट प्रेजेंट क्रिटिकली, तो देयर इज नो फ्यूचर।
शुक्रिया संजय। जी। पुतिन साहब आए इंडिया और हमने सोचा कि कुछ तो अच्छा होगा और कुछ अच्छा निकला। हमें पता चला कि हमारी मीडिया ने अपनी गिरावट को इतना आत्मसात कर लिया है कि ना उनको अब रेपुटेशन की फ़िक्र है, ना इंटीग्रिटी की फ़िक्र है। उन्होंने वही सवाल जो वो अपने पापा से यहाँ पूछ रहे थे, वही सवाल उन्होंने पैराफ्रेज़ करके पुतिन साहब से भी पूछ लिए जी। और उन्होंने ठीक से उनको बता भी दिया कि ये कितना वल्गर है, आपका जी। सवाल कितना वल्गर है। तो कहते हैं इंटीग्रिटी वो है जो आप अपने बारे में जानते हैं, रेपुटेशन वो है जो दुनिया आपके बारे में जानती है। जी। हम लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ से इतने करप्ट हुए हैं, क्या हुआ है, ये दौर कैसा है जिसमें हम लोग डिप्लोमेसी को भी ख़त्म कर चुके हैं। तो ये इंटीग्रिटी का सवाल हमारी मीडिया में, हमारी पब्लिक लाइफ में, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में, हमारे जजेस के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उनके बीच में, सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल अब ये हो गया है आम जनता में ही नहीं है। आम जनता में। तो ये वो प्रिविलेज क्लास है जिसके पास जो चूज़ करता जी। कि वो उसकी इंटीग्रिटी, उसकी दयानतदारी, उसकी ईमानदारी के साथ वो जिएगा। उसके वो भूखा नहीं था, उसके भूख के लाले नहीं पड़े थे और उसने ये चूज़ किया है कि वो ये पूछेगा कि सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन-सा लगा आपको? जी। इन्होंने तो पिछले कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र जी को पहले ही मरवा दिया था। देखिए, जब हम छोटे थे मतलब बड़े हो रहे थे यार, अभी भी ऐसा होता होगा, लोग बोलते होंगे जब उनके घर में मेहमान आते हैं तो अपने बच्चों को ना स्पेशली समझाते हैं कि कोई बेवकूफ़ी की बात मत करना, उनके सामने इंप्रेशन खराब हो जाएगा बाहर वालों पे हमारा। यहाँ तो कोई वो दीन ईमान ही नहीं है। अब मतलब उससे पूछ रहे हैं कि आप थकते क्यों नहीं हो, और अंग्रेजी में पूछा कि आप थकते क्यों नहीं हो, क्योंकि इनको यही कुछ अब वो ये ना रटा रटा के, क्योंकि ये खुद भी तो मूर्ख हैं। अगर जो इंटेलिजेंट इंसान होता उसको तो ये पता होता कि प्रिपेयर करने इनको अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी नहीं है तो अपने यहाँ पे ही अपने बंदों का इंटरव्यू करना है जो नॉर्मली किसी को करवाता नहीं है, इन्हीं के थ्रू करवाता है। तो उस इंटरव्यू करने में इन्हें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि इनको सवाल भी बने बनाए मिलते हैं कि यही सवाल पूछने हैं आपने आम टाइप के कि आम कैसे खाने हैं और थकते क्यों नहीं हो, पर्स रखते हैं क्या, आपका बीएफएफ कौन है। ये भी पूछा गया है बीएफएफ कौन हाँ, है? ये पूछा है ना उसने, अमीश देवगन ने पूछा था कि आपका आपका कोई बीएफएफ है। वाक़ई हाँ पूछा था? हाँ हाँ अरे, हाँ। अरे! तो अब उनको कोई प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती है, तो वही आलस भी तो हमारा एक वो है, स्टाइल है कि मेहनत से जी चुराना, काम में ईमानदारी ना लेके आना। अब कोई बाहर से डिग्निटरी आ रहा है तो उनको प्रिपरेशन करने की आदत ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि आई डोंट इवन थिंक दैट दीस पीपल आर एजुकेटेड इनफ कि डिप्लोमेसी क्या होती है, फॉरेन डिग्निटरी से क्या बात करनी होती है। और ये पूछ रहे हैं कि आप थकते क्यों नहीं हो, एंड दिस इज रियली मतलब फॉरेन कंट्रीज में अपनी इमेज के बखी उधेड़ रहे हैं। अब वो जाके अपने पुतिन अपने घर में जाके कभी अपने यार दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा होगा, क्या बोलेगा, यार इंडिया में ना यार सही सर्कस चल रहा है। और सर्कस चलाने वाले ये पूछ लिया कि पिछले 25 सालों में इंडिया रशिया रिलेशनशिप में सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है। मतलब उसके हलक में हाथ डाल के उससे बुलवा रहे हैं कि तू ये बोल, तू ये बोल। अब वो यार पुतिन है यार, उसने अमेरिका को कुछ नहीं समझा, ठीक है। उसने बोले क्या बकवास, क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हो, आप करवाली बेइज्जती अपनी, ठीक है, दही सी चाट के बैठ गए उसके बाद। और आप देखा जब जब पुतिन व्हेन ही वाज लैंडिंग इन इंडिया तो चैनल्स में होड़ हो गई कि कौन उसको ऐसे बनाए कि देखिए उनकी पहली झलक और सूट पहन के आ गए, इतने फिट हैं, ये वो हैं। ये होके कुछ चैनल ने अपने नंबर बनाए। एक ने तो कुछ ऐसा भी चलाया है शायद कि ये जो पुतिन है ये नकली पुतिन है, पता नहीं इसके लिए, इस विजिट के लिए चलाया है या डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के लिए चलाया है, कि नकली पुतिन है ये, असली पुतिन के यहाँ डिंपल पड़ते हैं, नकली पुतिन है ये, इसके डिंपल नहीं पड़ रहे हैं। आई मीन दिस इज द लेवल ऑफ, एंड सो दिस लेवल ऑफ जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म एक टाइम पे एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन हुआ करता था, नाउ इट हैज बिकम लाइक कुछ नहीं कर रहे हो, चलो यार जर्नलिज्म में चले जाओ, एक ज़्यादा कुछ काम करना पड़ता नहीं, चापलूसी करनी है, चापलूसी करने में तो हम किसी पीछे हैं नहीं, वो कर करके आपका करियर बन जाएगा आराम से। एंड तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ इंटेग्रिटी ओनली ना, और इंटेग्रिटी तो हमारी मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में और भी अपर क्लास में है ही नहीं। अब बिहार इलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग बिहार के बाशिंदों को कोस रहे थे, जो इवन पीपल हु आर नॉट विद दिस गवर्नमेंट, यस। जो उसके अगेंस्ट भी हैं, वो बिहार को कोस रहे हैं कि भाई क्या आप पैसे लेके वोट बेच दिए, पैसे लेके वोट बेच दिए। अरे भाई, तुम उस गरीब से बात कर रहे हो, ये पैसे लेके वोट बेच दिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जिनके पास इतना है कि उनकी 10-10 पुश्तें आराम से खाएंगी बैठ के, वो कर रहे हैं बेईमानी। वो इतनी बड़ी बड़ी रकम की बेईमानी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। अदानी हो गया, अंबानी हो गया, वो घपले करते हैं तो नेशन बिल्डिंग हो रही है। ये कर रहे हैं तो ये इनमें दीन ईमान नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी हैं, विजय माल्या टाइप, नीरव मोदी टाइप, जो भाग ही गए हैं पैसे पुसे लेके, तो उनको अलग तरीके से। विजय माल्या को जितने देने थे उससे ज़्यादा दे चुका है वो। अब ये मामला चल रहा है कि वो बेचारा गुजराती तो है नहीं, तो उसके ऊपर कृपा नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, विजय माल्या को जितने 1000 करोड़ देने थे वो ऑलमोस्ट उसके डबल दे चुका है। नहीं नहीं, दे चुका उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो हो दे चुका होगा, सवाल वो है ही नहीं। सवाल ये कि इन द फर्स्ट प्लेस इतना बड़ा घपला हुआ कैसे, करा कैसे? आप बाद में आप भाग गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जब चाबी लगी तो फिर आप अपनी इमेज बचाने के लिए कि चल मैं इतना दे रहा हूँ, मैं ये कर, भाई वहां तक आप पहुंचे कैसे हो? बेशक। तो ये तो वो बात होगी ना कि मैं सीनाजोरी करूंगा, बच गया तो बच गया, और पकड़े गया तो फिर वही दे दूंगा। दे रहे हो आप, इसका मतलब इसके बाद आपके पास है ना। हाँ, वो तो जब आपके पास है ओरिजिनल सिन तो हुआ ही था। तो आप पहले ही दे देते ना। हम्म, तो इंटेग्रिटी का इशू तो इस सोसाइटी में अक्रॉस द क्लासेस है, एक्सेप्ट मैं, जो डिप्राइव्ड क्लास हैं हमारे समाज की, उनको इंटेग्रिटी के लिए कभी जज नहीं करूंगा। बेशक। ठीक है। अब जैसे कई बार लोग, आप छोटी छोटी चीजें होती हैं, लोगों के घरों में चोरी होती है, छोटी मोटी, कोई हार चोरी हो गया किसी का, कोई सामान चोरी हो गया, पहला इल्जाम वो लगाते हैं अपने जो घर में जो काम कर रहे हैं लोग, मेड है या कुक है कोई भी, और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर देंगे, उसकी पूछताछ भी हो जाएगी, और फिर बाज़ वक्त निकलता है कि उनके ही कहीं रख के भूल गया, उनके किसी ने उठा लिया, या कई बार ये भी निकलता है कि हाँ मेड ने उठा लिया है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस में लोग हैं, ठीक है, उनके लिए पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो डिफरेंट है। ठीक है। किसी के लिए पैसा जो है वो लग्जरी है, और किसी के लिए जो है शो ऑफ है, किसी के लिए वो बहुत बेसिक ज़रूरत है। मतलब हर क्लास को आप पैसे के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो एक ही प्रिंसिपल से नहीं वो कर सकते। अब उधार लेने वाली जैसी बात है। अब एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ये किसी से उधार लेते देते झिझक होती है इनको, ठीक है। लेकिन जो वर्किंग क्लास है, उनकी तो इकोनॉमी ही उधार से चलती है। वो अगर किसी से उधार लेते हैं तो उनको लगता है हाँ ऐसी तो होता है। ये तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जिनको टेंशन होती है, और जो बहुत ही ऊपर क्लास है वो तो बैंकों के उधार ले रहे हैं, वो जो हजारों करोड़ों से नीचे बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने LIC खाली किया, SBI खाली किया। हाँ, जब आपकी मेड आपसे 500 रुपए उधार मांगती है तो आप उसको हड़का देते हो। आप ये सोच रहे हो जो आपका मनी के साथ रिलेशनशिप है वही आपकी मेड का मनी के साथ रिलेशनशिप है। नहीं, आपके लिए 500 कुछ भी नहीं है शायद, और उसके लिए 500 अपने बच्चों के लिए उस दिन का शायद स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे बन रहे हो, या कोई किताब लानी हो, या कोई बैग दिलाना हो, रेन कोट दिलाना हो, कितना भी। ठीक है। आपके लिए सडनली मेड इज आस्किंग फॉर मनी, आप उसको बोलते हैं हम तनख्वाह दे तो रहे हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत बड़ा पूंजीपति बैंकों से हजारों करोड़ रुपए उठाता है और वापस नहीं करता है, वो समहाउ प्राइड ऑफ नेशन बन जाता है। समहाउ उसको ये कहने लगते हैं कि भाई ये तो नेशन बिल्डिंग कर रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये लैक ऑफ इंटेग्रिटी की वजह से ही तो हैं। एक अनुमान के हिसाब से हमारे यहाँ जो 1 साल में जो स्कैम मनी है, जो हिंदुस्तानियों ने जो ठगा है लोगों को, और जब आप किसी को ठगते हैं तो वो गरीब आदमी तो होता नहीं है, जी। वो कई अरब
का ठगी की गई है। तो अभी मैं एक आंकड़ा देख रही थी, तो उसमें ही बता रहे थे कि शायद 6 अरब कुछ लाख का की ठगी की है भारतीयों ने। तो भारतीयों की ये जो ठगी की जो, क्या कहूँ मैं, इसके लिए लफ्ज़ नहीं मेरे पास, कि फितरत है। फितरत है या हिम्मत है या क्या-क्या इसमें सब शामिल है, फितरत, हिम्मत और जी। दीदा दिलेरी और सब कुछ। इसने भारत की छवि को बहुत ख़राब कर दिया है। हाँ, इतने नज़ कॉल सेंटर्स चल रहे हैं है यहाँ ना? पे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम भारत के लोग अपने देश को, अपनी सारी मेधा, एक्सपर्टीज़, डिजिटल नॉलेज दुनिया को ठगने में लगा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे भारत का क्या बनेगा? हमें तो इसी ग्लोबल दुनिया में रहना है। क्या हमारे दरवाज़े एकदम बंद कर दिए जाएँगे? ना कोई यहाँ आएगा, ना कोई यहाँ से जाएगा। आप देख रहे हैं इंडिगो की फ़्लाइट का जो हाल हुआ है, उसमें जो विदेशी नागरिक फँसे हुए हैं, उनका क्या हाल हो रहा है? उनका बैग और सब कुछ जमा हो चुका है, जी, कुछ नहीं है उनके जी। पास, एवरीथिंग। तो एक क्या किसी तरह का फ्री फॉल है, टेल स्पिन हो रहा है, क्या हो रहा है कि अब इसको कहाँ से हम पकड़ें? सिरा नहीं मिल रहा है कि हमारी बदहाली कहाँ पहुँची है। नहीं तो टू लेट हो गया उसके लिए, तो टेल स्पिन तो कब से शुरू हो गया। और ये जो स्कैम्स जो आप बोल रहे हो, ये पहले नाइजीरिया टाइप जगहों से होते थे। ईमेल आते थे वहाँ से कि मैं नाइजीरिया की इस वी आर फैमिली। नंबर 1 नाउ। अब हाँ, अब क्योंकि हमारे यहाँ लोग 90s में आईटी प्रोफेशनल बने, फिर अब जॉब नहीं है, तो वो नाइजीरिया के स्कैम में हमने अपनी आईटी नॉलेज ऐड करके उसको थोड़ा नया स्कैम बना दिया है। तो यहाँ से बैठ के लोगों को बाहर, अब तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल चलते हैं जहाँ पे यूएस में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग स्कैमस्टर्स को लाइव पकड़ते हैं। लाइव मतलब उसका वीडियो बनाते हैं, वो एक्टिंग करते हैं कि भाई ये, हाँ मैं बुढ़ा हूँ और तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, और ऐसे बिहेव करते हैं। और फिर स्कैमस्टर को पकड़ लेते हैं और उसको ही फंसा देते हैं। तो कहीं से भी ये इमेज को अच्छे करने वाली बात तो है नहीं। अब इसको पकड़ेंगे कहाँ से? लोगों को काम मिलना चाहिए। बेसिकली बात आती है रोज़गार पे। बात आती है कि आपके यहाँ रोज़गार के अवसर हों। अब आजकल एक डिजिटल अरेस्ट का भी ड्रामा चल रहा है ना जैसे, जी। उसमें एक बंदे को फ़ोन किया, उसने वीडियो लगाया बाकायदा। मैंने देखा था। एक बंदे ने बोला उसको कि यार देखो, मेरे को पता है कि तुम ये स्कैम कर रहे हो। इंडियन ही था। देखो मेरे पास से तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है। लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझता हूँ कि तुम्हारे पास काम कुछ नहीं है, पेट तो यार तुम्हें भी पालना है, घर तुम्हें भी चलाना है। कह रहे हाँ, आप सही कह रहे हो यार भाई, हमारा तो, हमें तो काम भी तो हमें करना है। एम्पैथी आ गई यहाँ हाँ, पे। तो उन दोनों का ऐसा यारी होगी वहाँ पे। वो उसको बताने लगा कि यार अगले बंदे से जब बात करो ना, तो चेक कर लेना कि कहीं पता ना हो उसे पहले से ही। तो मुझसे तो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, बट मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। उफ। तो अब ये टेल कहाँ से पकड़ी जाएगी? अगर कोई भी, अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे देखोगे तो क्राइम, और ख़ास तौर पे ये वाइट कॉलर क्राइम, ये तो तभी वाइट, इसको वाइट कॉलर भी कहूँ या नहीं मुझे पता नहीं, इस तरह का क्राइम तभी बढ़ेगा जब रोज़गार के अवसर ही नहीं है। हम्म। और दुनिया में क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, तो कोई भी महकमा इस मुल्क का कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि इंप्रेशन खराब करने में। चाहे वो एनआरआईज हों, जो, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो बदतमीजियां करते हैं बाहर अपने जब फेस्टिवल्स हमने में। बात की थी उससे बाद में जो घटनाएँ घटी, अभी हाँ जो दिवाली गई है, दिवाली जी, में जो कूड़ा मतलब क्या, इकट्ठा हुआ हाँ, है जो जी। किया है इन लोगों ने, तो जी मुझे बाहर में वो एपिसोड याद आ रहा था कि हम जिस जगह पे रुके हुए थे, तो मामला और आगे बढ़ गया। जी जी जी। तो ये जब आप वो एंटाइटलमेंट आपने लोगों को, आपने देखा होगा ना, एक एक और वीडियो मैंने देखा था कि थैंक्स गिविंग के बाद कोई औरत घर घर जा जाके सामान उठा उठा के बाहर चुपचाप अपने थैले में डाल डाल के और वो टॉफियाँ। बिंदी लगा के कर रही थी। मुझे तो ये एतराज़ है कि भाई अपनी हाँ, शलवार कमीज़ बिंदी पहन के क्यों लगा कर रही थी तुम? हम सब शर्मिंदा हो जा रहे हैं। नहीं वो तो अब ये पूरा का पूरा जो, आई मीन देयर आर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक वही हमारी ओरिजिनल बात कि वी डोंट वैल्यू इंटीग्रिटी दैट मच। चाहे हम, हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों और इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स, पीपल पहले मौके पे लोग बड़ी आसानी से अपनी इंटेग्रिटी को खो खो देते हैं। अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। तो जो एनआरआईज हैं वो ये हरकतें कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई अभी एडिलेड का एक वो था वीडियो जहाँ पे एक बंदा सड़क पे ही जो है
बैठ गया हाँ तो डू हिज बिजनेस, ठीक है, उसे ऑस्ट्रेलियंस ने आके बेइज्जत किया, जी कौन बुलाना चाहेगा? और ये एंटाइटलमेंट कि हम वी कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट, एंड नॉट जस्ट गेट अवे विद इट बट ऑल्सो लाइक लॉट ऑफ रिलीजियस सेलिब्रेशंस इन फॉरेन कंट्रीज बाय इंडियंस, जो जिसके अब तो बहुत लोगों ने एक्चुअली चैनल्स बना रखे हैं टू एक्सपोज दीज पीपल, यस ठीक है। हाँ ये भी एक जॉनर है यूट्यूब पर जी जिससे वो पैसा कमा रहे हैं जी जी जी। तो वो अब ये छाती ठोक के कि हम तो गाएंगे, हम तो शोर मचाएंगे, ये एंटाइटलमेंट आ कहाँ से रहा है? इसकी दो वजह मैं मानता हूँ, ठीक है, जी दो या तीन वजह मैं बोल सकता हूँ। एक तो हमारी सोसाइटी फ्यूडलिज्म से बाहर ही नहीं निकली। हम आज भी फ्यूडल सिस्टम में रहते हैं, फ्यूडल सोसाइटी में रहते हैं। उसके ऊपर क्रोनिक कैपिटलिज्म हमारे ऊपर हावी हो गया है। उसके ऊपर जो है हमारी एक बहुत ही क्या कहते हैं, अ, उसको क्या बोला जाए, इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल क्लास आ गई है, जिसने इन नीचे की लेयर्स के ऊपर ये और ऐड कर दिया कि अब हम विश्व गुरु हो गए हैं, ठीक है। तो वो जो जो फ्यूडल सिस्टम से निकला हुआ, क्रोनिक कैपिटलिज्म से निकला हुआ, जो कास्टिज्म में घुसा हुआ जो हिंदुस्तानी है, वो बाहर जाके सच में सोचता है कि वो विश्वगुरु हो गया है और सारी दुनिया उसको नतमस्तक उसके सामने नतमस्तक है। इन सब चीजों के लिए पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थोड़ी जिम्मेदार है। क्यों नहीं है विश्व बिल, गुरु का बिल, आइडिया तो बिल्कुल पॉलिटिक्स से जिम्मेदार है आया कि अब हमारी दुनिया में जय जयकार हो रही है, अब हमारा फलाना हो रहा है, हमारा हमारा पासपोर्ट मजबूत हो गया मजबूत हो गया है हमारा पासपोर्ट। और जो हथकड़ी पहन पहन के डिपोर्ट हो के आ रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं भाई? अगर पासपोर्ट इतना मजबूत होता तो उनको हथकड़ी पहना के, छोटे छोटे देशों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम वापस नहीं लेंगे जब तक इनको मतलब डिग्निफाइड तरीके से वापस नहीं भेजोगे, लेकिन हमारे यहाँ तो आ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ये पूरा हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो इतना डिस्क्रिमिनेटरी रहा है हिस्टोरिकली और अभी भी है। और एंटाइटलमेंट का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि जो कास्टिज्म है हमारी सोसाइटी में। जब हम इंडिया में रह रहे होते हैं तो हम बिल्कुल ये सोच के, जो अपर कास्ट है, ठीक है, जो सवर्णा है, वो बिल्कुल ये सोच के चलता है कि गंदगी जो है, चाहे मानसिक गंदगी हो, चाहे फिजिकली आप कूड़ा फेंक रहे हो, ये सब हमारा काम नहीं है। हम डिजर्व करते हैं कि वी शुड बी ट्रीटेड स्पेशली। और हम जब कुछ कहीं पे फेंक दें तो कोई एक दलित समाज से कोई आके उसको साफ करके चला जाएगा, और ये ही लेके, एंड बिकॉज दे ऑल डू इट विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम कितने डिस्क्रिमिनेटरी हैं, दे टेक इट टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, और फिर वहां पे भी ये हरकतें करते हैं। अब कौन इज्जत करेगा इस बात की? अब हमारा सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आप अगर एक ऐसी पॉलिटिकल क्लास भी लाके रख दो जो आपको महा बेवकूफ बनाने में जिसका फायदा है वो बनाना चाहती है, और बेवकूफ को अगर आप ये बता दो कि तू तो दुनिया में सबसे ऊपर की चीज है। एक कहावत है हमारे गांव में कि बंदर के हाथ में अगर उस्तरा दे दो तो अपना ही सिर मूंड लेता है। तो वही कर रहे हैं। संजय आपने पॉलिटिकल क्लास की बात की और इस पॉलिटिकल क्लास ने हमें ये दिया कि वो हमसे झूठ बोलता है, ये तो एक चीज़ थी। लेकिन वो एक ज़माने में जब हम होश संभाल रहे थे, पॉलिटिकल शऊर जग रहा था हमारा, तो हम ये मानते थे कि हमारा पॉलिटिशियन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हम बेवकूफ़ बन नहीं रहे हैं, हम उसके झूठ को समझ रहे हैं। अभी जो हुआ है, पॉलिटिशियन जानता है कि उसका समर्थक भी जानता है कि मेरा नेता झूठ बोल रहा है, और समर्थक भी जानता है कि मेरा नेता जानता है कि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। ये जो मिली भगत हुई है, ठीक है, नेता और समर्थक की, भक्त की, इसने शायद मामले को इतना बदसूरत बना दिया है कि अब उनके पास किसी भी तरह का कोई शर्म, कोई दयानतदारी के लिए कोई कमिटमेंट, कोई ईमानदारी के लिए कमिटमेंट अब बचा नहीं है, क्योंकि ये अब इन टैंडम खेल चल रहा है जी। कि आप नेता हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानते हैं, सुनने वाला जानता है कि झूठ है, सुनने वाला भी जानता है कि झूठ, और यही चलेगा। तो ऐसे में चेक्स आएंगे कहाँ से?
नेता को शर्म बचेगी क्यों उसकी आंख में? तो हम विकेड नेताओं को और विकेड हीरोज को पूजने लगे हैं, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि जब हमारे यहाँ तो टॉप डाउन है ये जो विकेडनेस है हमारे पुजारियों ने, और जो बाबा क्लास है, और जो मौलवी क्लास है, जो अलग अलग धर्म के जो गुरु हैं उन्होंने किया। अभी आप देखें धर्म गुरुओं ने क्या हालत कर दी है। धर्म गुरु हर साइंस को चैलेंज कर रहे हैं। तो नेता, धर्म गुरु और समर्थक, इन्होंने बाकी सबको जिन्हें की आंखों में शर्म बची उनको एक्सक्लूड कर दिया। आप हाशिए पे चले गए। देखिए, मुझे इनफैक्ट ये लगता है कि जो अभी हिंदुस्तान में हो रहा है, ये जो कि हमारा नेता ऐसा है, हमें पता है, लेकिन जो हिंदुस्तान में भी हो रहा है ना, वो एक्चुअली बहुत ही ये गवर्नमेंट जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ व्हाट इंडियननेस इज। इन दैट सेंस इट्स अ ट्रूली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, हमको वो सरकार नहीं चाहिए जो कंपैशनेट हो, एम्पैथेटिक हो, जो बराबरी पे ट्रीट करे सबको। हमको वो सरकार चाहिए जो फ्यूडल हो, जिसमें मचिज्मो दिखाए, और जो बराबरी से ट्रीट ना करे। जिनको हम अपने बराबर नहीं मानते, सरकार भी उनको हमारे बराबर ना करे। तो यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक नहीं है। हम उस हिसाब से हमारी डेमोक्रेसी नहीं डिजाइन, मतलब हमारी सोसाइटी वैसे डिज़ाइन नहीं है कि वो वाली डेमोक्रेसी हो कि जहाँ पे सब बराबर की तरह ट्रीट करे सरकार सबको। हमें वो चाहिए ही नहीं। अब राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के सबको बराबर ट्रीट करने का, प्यार का, एम्पैथी का, और ये मतलब एकता का भाषण दे रहे हैं, सारे पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जनता को चाहिए क्या? जनता को चाहिए कि कोई मतलब मचिज्मो वाला बंदा ऊपर बैठा हो, जो कुचलना जानता हाँ, है। जो डंडा फेरे सबको, और एकता की बात गई भाड़ में, बराबरी की बात गई भाड़ में। लेकिन आप ही बताओ ना, कौन हमारा समाज बराबरी में बिलीव ही नहीं करता। ब्रिलियंटली पुट, आपने सही कहा कि यही ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो है। ऐसी सरकार बनेगी ना। अब तक तो नाटक चल रहा था, इस सरकार से पहले तो नाटक चल रहा था कि भाई हाँ, हम मॉडर्न, डेमोक्रेटिक, साइंटिफिकली इंक्लाइंड और सेकुलर और इस तरह के वैल्यूज़ में बिलीव करने वाली सोसाइटी में कोशिश कर रहे हैं। यानी अब इस प्राइम मिनिस्टर से पहले की सारे प्राइम मिनिस्टर आप देख लो, कांग्रेस और नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, चाहे आप चंद्रशेखर देख लो, वीपी सिंह देख लो, देवे गौड़ा देख लो, इंद्र कुमार गुजराल देख लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह देख लो, हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके ही प्राइम मिनिस्टर, उनको भी देख लो, चाहे इनसे सब ज़्यादा क्वालिफाइड, ठीक है, इनसे सब ज़्यादा बिलीव करने वाले डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और सेकुलर और वो सब थे। लेकिन जनता को इवेंचुअली चाहिए था ये। इसीलिए अब ये जो वर्ड है भक्त, अंधभक्त और भक्त, ये गलत डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे लोगों को ऐसा कोई चाहिए जिसकी वो भक्ति कर सके, जो उनको 4 जूते भी मारे ना अगर, तो कि मालिक मार रहा है। ये फ्यूडल सोसाइटी की एक निशानी है। एक हमारे मित्र हैं सौरभ कुमार शाही, आप जानते जी हैं, जी, हमारे उन्होंने भी एक दोस्त। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक फिल्म का, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा साहब की फिल्म है। उसमें एक गांव में, मतलब जहाँ पे वो ये शहर के लोग जाके उस 60s में गए थे अपने रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को लेके, वहाँ पे गांव के एक अपर कास्ट मुखिया के लड़के ने किसी दलित समाज की या पिछड़े समाज की किसी बच्ची के साथ कुछ छेड़छाड़, बदतमीजी या कुछ, तो मुझे अब ठीक से याद नहीं है फिल्म का, वो किया, और सब लोग उस समाज के इकट्ठे होके उस मुखिया के घर पहुंच गए, अपर कास्ट जो था, सवर्णा मुखिया जो था, कि कैसे ये हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। और वहां जाके जब वो पहुंच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वहां पे जाके मुखिया को सडनली शायद हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये लोग जो मारने मूरने के लिए गए थे ना उसको, वो सडनली उसको बचाने में लग जाते हैं कि इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। तो मुखिया कुछ भी कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली वो मुखिया है। तो ये तो थे चलो गांव के लोग। शहर के लोगों में भी कितने, हम तो बचपन से सुनते आए थे कि इंडिया को ना डिक्टेटर चाहिए, इंडिया को ना डिक्टेटर चाहिए। इनको पता नहीं है कि जो सच में डिक्टेटर जो होता है वो
किस हद तक जा सकता है। ठीक है, अब जो है इनको जो सरकार मिली है, इनको बेसिकली मालिक मिला है, इनको प्रधानमंत्री नहीं मिला जो इनकी सेवा करता है, इनका नौकर है। ये प्रधानमंत्री के नौकर है, ये उसकी सेवा करते हैं। और यही तो फ्यूडल सोसाइटी की पहचान है कि आप मालिक की सेवा करोगे। मालिक का मन किया, आप पे दया आ गई तो उसने आपको थोड़ा सा लोन दे दिया, थोड़ी सी जमीन दे दी, थोड़ा सा काम रोजगार दे दिया, लेकिन है वो मालिक ही। बात तो जैसे सही दुनिया है। भर में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर डेमोक्रेसी। इन इंडिया, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। दिस इज द डिफरेंस। एंड तो हमने डेमोक्रेसी के आइडिया को फ्लिप ही कर दिया ना बिल्कुल भी। लेकिन उसकी वजह यही है, मैं वही जो इंटेग्रिटी से जहां से बात शुरू हुई थी, फ्यूडल सोसाइटी में इंटेग्रिटी इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड, बिकॉज जो रूलिंग क्लास है उसके पास इंटीग्रिटी नहीं है, और वो नीचे फ्लो होती है, नीचे पहुंचती है, और जो नीचे है वो पिसता है, उससे तो इंटीग्रिटी की हम उम्मीद ही क्या करें। वहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। जहाँ इलेक्शन होता है जिस भी सूबे में, जैसे ही सरकार बन जाती है और वो बीजेपी की सरकार बन जाती है, उसके तुरंत बाद बुलडोज़र चलने लगता वहाँ पर। ये जी। दिल्ली में हुआ, ये हरियाणा में हुआ, ये अभी बिहार में शुरू हो गया बुलडोज़र चलना। अब बुलडोज़र की चपेट में कुछ भक्त भी आ रहे हैं, और वो भक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी इसके लिए रोना है कि गुस्सा करना है। 2 ही रिएक्शन हो सकते हैं, आप रो सकते हैं माई बाप ये मत करिए, और दूसरा कि आपने ये कैसे किया। तो बुनियादी तौर पे कहीं न कहीं उनका जो भी कंस्ट्रक्शन था, जो भी मकान वगैरह था, उसमें कुछ कमी रही होगी, खामी रही होगी, या वो लैंड का कुछ होगा, कुछ भी होगा, या मान लीजिए वो सही भी होगा। ठीक है, किसी धन्ना सेठ को वो ज़मीन भा गई होगी, उसको अपना कुछ करना होगा उस धन्ना सेठ को, जैसे लखनऊ में हुआ था, आपको पता ही है। जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जनता जनता की तरह कतई बिहेव नहीं करती। जब आपने ये जो नई डेफिनेशन फ्लिप की हुई डेफिनेशन जब मुझे बताई, मैं बिल्कुल मुझे ठीक लगी, क्योंकि ये जनता ना रो पा रही है ना गुस्सा कर पा रही है। ये इतनी लाचार, ये भक्त जनता जो कह रही है कैमरे पर कि हमने वोट दिया, हम इतने सालों में जब से सरकार बन रही है हम मोदी साहब को वोट दे रहे हैं, और उनका ये बन रहा है। तो ये बात सच है कि वो जनता जो सरकार बना रही है, वो जनता भी अपने लिए कुछ मांग नहीं पा रही है, क्योंकि उससे पहले वो हर तरह के इसी सरकार के अन्याय को ताली बजा करके स्वागत करती रही तो है। भक्ति यही तो होती है ना कि आप अपने भगवान को थोड़ी क्वेश्चन करते हो कि अब मेरे पे ये जुल्म क्यों कर रहे हो, या तो ये कहते हो परीक्षा ले रहा है भगवान आपकी। तो भक्ति यही तो होती है कि आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, आप अपनी नियत ही मानते हो कि वहां से तो जो जुल्म हो रहा है वो मेहरबानी हो रही है, बिकॉज वो आपका फ्यूडल लॉर्ड है, वो आपका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हु इज अकाउंटेबल एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। वो नहीं है, वो दर्जा उससे अलग दर्जा दिया हुआ है। तो इसलिए जब उनके खुद के घर भी टूटते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अकाउंटेबल तो नहीं। मैं आपको भक्ति का एक एग्जांपल देता हूँ। जब गोर्बाचोव जो सोवियत यूनियन का लास्ट वो था जनरल सेक्रेटरी, वो उसके शायद नाना थे जो स्टालिन के बहुत बड़े भक्त थे। वो इस लेवल के भक्त थे कि वो जो स्टालिन ने जो शेयर्ड फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट आइडिया था, जो शेयर्ड फार्मिंग का जो किया कि बड़े बड़े से फार्मर से लैंड लेके डिस्ट्रीब्यूट कर दे सब में, वो उसमें पूरी तरह जो है उन्होंने लग के काम किया। और स्टालिन पावर में था, और उसको ही उठा के, गोर्बाचोव के नाना को ही उठा के गुलाग में भेज दिया गया। और वो तब तक वो बंदा ये कहता रहा स्टालिन बुरा नहीं है, उसके आसपास के लोग खराब है। ये भक्ति ये होती है। वो ट्रक पे लिखा होता है ना, ट्रक के पीछे मालिक तो महान है, चमचों से परेशान है। ये फ्यूडलिज्म, ये भक्ति, यही तो है। आप बताओ कौन सा दौर रहा है हमारी सोसाइटी में ऐसा, जब अगर पॉलिटिकल नहीं तो नॉन पॉलिटिकल आप चीज़ों को ले लो। लेट्स सी, देयर आर पीपल जो फॉर एग्जांपल शाहरुख खान के फैंस हैं, ठीक है, वो उसकी 1000 कमियां भी माफ कर देंगे कि शाहरुख के लिए सब माफ है।
विराट कोहली के फैंस हैं, एम एस धोनी के फैंस हैं, सचिन तेंदुलकर के फैंस हैं, ठीक है। तो भक्ति जो जो ये हमारी, ठीक है, ये तो क्रिकेटर्स और चलो वो फिल्म आइकॉन्स हैं, इनको तो चलो ये इनके हाथ में पावर नहीं है, ये तो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे ना। लेकिन वही सेंटीमेंट जब आप पॉलिटिकल लीडर्स पे लगाने लग जाते हो, देन देयर इज अ हैवी प्राइस दैट यू विल हैव टू पे। आपको पता है रिंकिया के पापा ने कहा है कि हमारे देश के लोग तो जेब में रुपया लेके घूमते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ रही है, हमारे लोगों को तो रुपए से डील करना है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें तो रुपए से ख़रीदना है। ये अभी अभी हमारे सांसद ने कहा है। तो ये तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, और ये वही आदमी है जिसने बहुत ठट्ठा मार के अपनी बीजेपी के नेताओं की महफिल में ये बात बताई थी कि जब नोटबंदी में लोग खड़े हुए बहुत परेशान थे, तो मैंने गीत गाया कि देश के लिए ये लाइन ये संताप, ये परेशानी झेलनी है, और लोग जो हैं फ़ौरन भारत माता की जय करके रिन्यूड एनर्जी के साथ सफ़रिंग के लिए तैयार हो गए। वही मनोज तिवारी की बात मनोज कर रहा तिवारी की बात कर रही हूँ। था, आप वो तो आप ये जोकर है वो। सोचिए कि बार-बार एक्सपोज़े हो रहा है हमारे नेताओं का, हमारे एमपी जैसे बड़े लोगों का जो देश में कानून और पॉलिसी बनाते हैं। हम इन लोगों से अब सवाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मीडिया ये पूछ ही नहीं रहा है कि तुम कितने बदज़ात हो, तुम कितने गिरे हुए हो, तुम सामने से बेवकूफ़ बना रहे हो अपने लोगों को। जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वोट दे करके तुम्हारे लिए ताउम्र पेंशन का इंतज़ाम कर दिया, ताउम्र हर तरह के पर्क्स का, सस्ते टिकट्स का, सस्ती यात्राओं का और सब चीज़ का इंतज़ाम कर दिया। तुम इनको बार-बार बेवकूफ़ बना रहे हो। ये तो जो स्टेटमेंट दिया है कि रुपये में डील करते हैं, मतलब इसको तो कोई, इस पे हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि इतनी मूर्खता भरी स्टेटमेंट, और ये कोई पहली स्टेटमेंट नहीं है उस आदमी के मुंह से, है ना, और बहुत सारे आदमियों के मुंह से। लेकिन आप देखो जैसे मुझे मुझे ये ना ये बहुत कैलकुलेटेड मूर्खता लगती है। ये मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख दिखते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये देखिए, जैसी भी हो, इट इज़ वर्किंग। यस, इट ये इज़ देखिए, वर्किंग। आप देखिए 1950s और 60s में जब देश आज़ाद होने के कुछ साल बाद फिल्में बनने लगी थी, वो मदर इंडिया टाइप्स, ठीक है, जिसमें गांव में एक साहूकार होता है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा होता है गरीब को, किसान को, ठीक है, वहाँ पे भी, लेकिन वो रिबेलियन करते हैं बाद में यस। आके। लेकिन उस साहूकार के 4-5 लठैत होते हैं, ठीक है, जो गांव के ही लोगों में से कुछ होते होंगे, ठीक है, लेकिन उनको वो जो है अपने लठैत रखता है कि जाके अगर कहीं पे फोर्स यूज करनी पड़े तो वो अपने साहूकार के लिए, मतलब साहूकार के अपने मालिक के लिए, वो गांव के लोगों पे जुल्म करते हैं, उनको मारते कुटते हैं, ज़मीनें वगैरह छीनते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लास है, ये टू सर्व द फ्यूडल लॉर्ड, दे आर वायलेटिंग देयर ओन क्लास, बेसिकली जस्ट फॉर फ्यू पर्क्स जो वो उन्हें दे देता होगा। कोई गाड़ी दे दी, भाई गाड़ी में जाओ, लूटपाट करके आओ, ये करके आओ, हथियार दे दिए उनको, ठीक है। तो ये जो मीडिया है हमारा, और ये जो छुट भैया नेता हैं, ये वो लठैत हैं, ठीक है। इनको, ये जिस समाज से ये निकल के आते हैं ना, ये उसी समाज को वायलेट कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यू पर्क्स। यार आप क्या, आपकी ईमानदारी के कुछ पैसे के लिए आप इस हद तक गिर जाओगे यार? क्या कर लोगे आप ऐसा भाई? मतलब एक शर्म नाम की कोई चीज होती है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ सिर्फ एक बात इनको कि डू यू हैव एनी शेम? थोड़ी बहुत भी शर्म है। लेकिन अगेन बात फिर वही है कि जो आपकी ओरिजिनल सवाल पे आ जाता है, शर्म, इंटेग्रिटी। जैसी आपके पास पैसा आया, जैसी आपके पास पावर आई, शर्म और इंटेग्रिटी से आपको कोई लेना देना है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक गेस्ट थे जो इंडो कज़ाकिस्तान कुछ बिज़नेस वो क्रिएट कर रहे हैं, फोरम क्रिएट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और ख़ासकर जो एक्स यूएसएसआर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में और भारत के बीच में ट्रेड वगैरह। वो ये बता रहे थे कि इतना बुरा हाल किया है हमारे लोगों ने, जो इंडो कज़ाकिस्तान ट्रेड वाले लोग हैं,
हर चीज़ में फ्रॉड कर रहे हैं। चाय की पत्ती बेच रहे हैं तो उसमें फ्रॉड कर रहे हैं, या कुछ और जो इंडिया का जो भी प्रोड्यूस है वो बेच रहे हैं, उसमें फ्रॉड कर रहे हैं। वो इनवॉइसिंग में प्रॉब्लम कर रहे हैं। लोन ले लेंगे, 3 बार अच्छे से काम किया, चौथी बार से पहले ही एक मोटा पैसा लोन में ले लिया कि हम एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद गायब हो गए हैं। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं हमारे, वो उन्होंने शुरू होने से पहले ही चीज़ों को बिगाड़ दिया है। तो ये जो विदेशी लोगों के साथ हम स्कैम करते हैं, और बाकी के भारतीयों की जिनकी इंटीग्रिटी सही होगी, जिनका इरादा भी नेक होगा, उनके लिए रास्ते बंद कर दे रहे हैं। तो ये अब मैं अभी तक मुझे लगता था कनाडा, अमेरिका, इन सब लोगों के साथ हो रहा है, जहाँ लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर है कि आपको वो लैंग्वेज भी नहीं आती, लेकिन क्योंकि आईटी है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप कर रहे हैं। ये हालत हुई है। तो जो लोग खुश थे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, उनके भी रास्ते बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्कैम्स। तो आप ये बताएं, ईमानदारी से देखें कि हम इतनी बदतमीजियां करते रहे तो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए? जो नेचुरल जस्टिस है वो तो यही हो। नेता कह रहे हैं डॉलर चढ़ गया है तो आप एक्सपोर्ट करिए। अब एक्सपोर्ट में स्कैमस्टर्स पहले ही से अपना सब गड़बड़ किए सब हुए। लोग पब्लिक ही करेंगे, पब्लिक को बोलो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम एक्सपोर्ट करना है, भाई तुम क्या कर रहे हो यार? तुम अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम है, तो कभी वहाँ स्टैचू इनॉग्रेट कर दे, कभी किसी शहर का नाम। आप मेरे को बताओ कि किसी एक शहर का नाम बदल के कुछ और रख देने से अगर रुपए की कीमत वापस जाती हो डॉलर के पास, तो यार बदल दो सारे शहर। नहीं, मुझे लगता है सेवा तीर्थ रखने से नाम एपिस्टीन फाइल से निजात मिल सकती है। अब वो तो ये बात तो पब्लिक अगर चाहे तो अब ट्रम्प को एप्स्टीन फाइल क्यों वो करनी पड़ी? वो प्रेशर पड़ा ना उसके ऊपर। वो सोसाइटी वैसी है जहाँ पर प्रेशर पड़ सकता है, वो हमारे यहाँ नहीं वो है। फ्यूडल नहीं है। हमारे यहाँ तो मालिक कुछ भी करे, मालिक कुछ भी, क्योंकि वो मालिक है। एक और शायद ये है जहन में कि जो मालिक है या जो हमारा इष्ट है, देव है हमारा, उसको भोग करना ही चाहिए, क्योंकि मालिक का बिहेवियर सेवा का होता ही नहीं है, भोग का होता है, विलासिता का होता है। दासियों की विलासिता, अप्सराओं की के साथ विलासिता, और ये सारी, या हूरों के साथ, ये हूरों वाला भी तो है ना कि मौलाना बताते हैं इतनी हूरें मिलेंगी और वो हूरें ऐसी होंगी वैसी होंगी और आप ऐश करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत डिप्राइव्ड सोसाइटी है उस, और सेक्सुअली भी बहुत डिप्राइव्ड सोसाइटी है, और भूख बहुत देखी है, तो भूख दिमाग में बस गई है। अब ऐश, जिसको मौका मिले वो ऐश कर ले, और हमारा इष्ट देव तो ऐश कर ही ले। एक बेसिक प्रॉब्लम वही है कि हम समझ ही नहीं पाए एक खास वजह से कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में जो आप सरकार चुनते हो वो चलो कितनी भी अय्याशी करे यार अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन जो उसकी ड्यूटीज़ हैं जनता के प्रति, उनका हिसाब किताब देके उनके लिए कुछ करे ना। वो अगर वो कर रहा है तो अब ऐसे तो बात वही है ना कि अब ये तो अय्याशी करें, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नेहरू अय्याश था। तो बात अय्याशी की भी इतनी नहीं है जितनी इस बात की है कि हमें हमें कोई वो लीडर नहीं चाहिए जो हमारी सेवा में आए और प्यार मोहब्बत और बराबरी की बातें करे। हमें चाहिए बिल्कुल एक, जो मैंने कहा था ना कि तगड़ा मर्द, जो मर्द हो। आपने देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका अपने कंट्री में मुंह सड़ा हुआ ही रहता है। हाँ, मुस्कुराते नहीं वो, हाँ, अपने कुलीग्स के साथ अब भी आपको मुस्कुराते। याद नहीं है हमारे यहाँ पे जितने भी मर्द हैं, मतलब जो फादर्स हैं लोगों के, जो पीपल हु यूज टू वर्क, मैं अब पहले की बात कर लूँ क्योंकि वहीं से तो सारा यहाँ आया है। जैसे हमारी जनरेशन के जो फादर्स थे जो जॉब्स करते थे गवर्नमेंट सर्विस में, वो जब बस से घर तक आते थे, मतलब मैंने तो बहुत लोगों के फादर्स को देखा, सब एक साथ ही काम करते थे, हमारे फादर वगैरह सब, आसपास के सब दोस्त। एक बस आती थी डीटीसी की, उसमें सब ऑफिस आते थे, ऑफिस जाते थे घर के पास से, उस पूरी बस में हंसते खेलते ताश खेलते हुए जा रहे हैं, और जैसी बस से उतर के घर की तरफ आए, सर पे रुमाल बांध लिया और ऐसा सड़ा सा मुंह बना लिया जैसे पता नहीं कितना, मतलब कि आसपास से कोई बात करने की हिम्मत भी ना कर सके ना। वही तभी तो मैं कहता हूँ कि ये जो अभी गवर्नमेंट है ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो लोगों को हम अब तो मजाक में बोलते हैं ना, इनके पापा, इनको पापा ही चाहिए।
इनको वही पापा चाहिए। और हम जो वो पापा है वो क्या डेमोक्रेसी में बिलीव करता है? जिस पापा की मैं बात कर रहा हूँ जो रुमाल वाला, वो डेमोक्रेसी में थोड़ी बिलीव करता है, वो अपनी उसमें बिलीव करता है, नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक मेल। मस्कुलिनिटी में बिलीव हाँ करता है, और घर में अपनी दादागिरी चलाता है, किसी को भी धर देगा, किसी को भी कुछ कर देगा। तो वो तो घर में ही डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम जैसे और दुनिया की और डेमोक्रेसी से कंपेयर करते हैं, जो सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे क्या है कि जैसे ही बच्चे थोड़े एडल्ट हो जाते हैं, वो माँ बाप से सवाल भी करते हैं, वो अपने हक की भी बात करते हैं, और उनसे डिसएग्री भी करते हैं, वो अलग भी रहने लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा ही वो आ जाएगा कि ओहो देखो पाल पोस के इतना करा, और अब जो है माँ बाप की जब सेवा करने का टाइम था तो अलग घर जाके ले रहा है। अब ये सोसाइटी कहाँ से डेमोक्रेसी ले आएगी? वो वाली डेमोक्रेसी जहाँ पे सब जो एडल्ट्स हैं वो बराबर हैं, सबको हक है। इनको नहीं चाहिए वो, इनको यही चाहिए इनको। इसीलिए मैं कई बार मैं राहुल गांधी की यात्राएं वगैरह देखता हूँ, वो कितने प्यार व्यार से सबसे मिलते हैं, सबको बराबरी, दलित फैमिलीज में भी मिल रहे हैं, मुस्लिम फैमिलीज में भी मिल रहे हैं, सबसे प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। उनके मुँह से कभी हमेशा हंसता हुआ दिखता है वो आदमी, खेल रहा है, कूद रहा है, वर्जिश कर रहा है, घूम रहा है, बात कर रहा है, हमेशा हंसता हुआ दिखता है। लेकिन वो कब कब वो उसके चेहरे से हंसी गायब होती है? जब वो पार्लियामेंट में बैठ के इनसे सवाल पूछ रहा होता है। उसके अलावा वो एक खुश खुश इंसान है। आम जनता के लिए वो बहुत इजी, अप्रोचेबल, एकदम भाई जैसा। अब सवाल ये है कि क्या आम जनता को यही बंदा लीडर चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो प्रॉब्लम वो राहुल गांधी की नहीं है, और ना ही प्रॉब्लम ये नरेंद्र मोदी की है। प्रॉब्लम जनता की है कि वो जनता जब चुन रही है वो क्या चुन रही है। तो मोटी मोटी बात ये कहें कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ही हो सकती है, जिसकी जो सबसे छोटी यूनिट है किसी सोसाइटी की, फैमिली, अगर वो डेमोक्रेटिक है, अगर वो इक्वालिटी में बिलीव करती है, अगर वो जात पात में बिलीव नहीं करती, अगर वो सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, तो ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, जब वो सारे इकट्ठे होंगे तो ही एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी। और जो सरकार ऊपर बैठेगी तब वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, और वैसी सरकार जो अकाउंटेबल होगी, जो सेवा करेगी, जो जवाबदेह होगी, तो भी बनेगी। लेकिन आप ही खुद ही देखो, जो सबसे छोटी यूनिट है समाज की, ना तो वो डेमोक्रेटिक है, ना वो इक्वालिटी में बिलीव करती है, ना वो कास्टिज्म से परे है, ना वो सेक्सिज्म से परे है ना वो करप्शन से परे है, ना वो इंटेग्रिटी है उसके अंदर कोई। तो ये कैसे हो सकता है कि ये सारे लोग इकट्ठे होके वो चुन लें जो इनके जैसा नहीं है, जो इन सब वैल्यूज के अगेंस्ट है? नहीं चुनेंगे, ये अपने जैसा ही चुनेंगे। और जब ये अपने जैसा ही चुनेंगे तो वो सडनली कैसे अकाउंटेबल हो जाएगा, सडनली कैसे ईमानदार हो जाएगा, सडनली कैसे डेमोक्रेटिक हो जाएगा, सडनली कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानने लग जाएगा? नहीं मानेगा ना, उन्होंने अपने जैसा चुना है। जो ये बिहेवियर घर में कर रहे हैं वो इंसान उस कुर्सी पे बैठी कर रहा है। तो डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। अब इसमें कुछ लोग हैं, हम तुम ये माइक वाइक पे लगा के भड़ास निकालते हैं, बोलते हैं, हम माइनॉरिटी में हैं। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनकी पूरी फैमिली कमीशन ऑफिसर्स की फैमिली है, और वो जो कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या सब उनके घर में कोई एक दूसरे से कहता नहीं है कि आप ऐसा ना करें, या नहीं सब कहते। ऐसे हैं? सब ऐसे हैं। शिवा नहीं कहते, देख देख के बड़े हो गए हम ऐसी फैमिलीज को जिन्होंने करप्शन करके, जेई जेई जो होता है ना, जूनियर इंजीनियर, उसने करप्शन कर करके कई कोठियां बना ली, गाड़ियां खरीद ली, और उनकी इज्जत है। अरे अभी एक कांस्टेबल पकड़े गए हैं, कई करोड़, कई मतलब 100 करोड़ वाले हैं वो जी। कांस्टेबल। हाँ, तो कोई नहीं कहता। किलो में सोना मिला है, नकद मिला है, पता नहीं कितनी कोठियां वोठियां मिली हैं, क्या क्या हुआ। कोई नहीं कहता, कोई नहीं बोलता। जिनके पास माल है, जिनके पास गाड़ियां हैं, घर है, शो ऑफ करने के लिए दौलत है, उनकी बहुत इज्जत है कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि बड़ा आदमी का क्या कॉन्सेप्ट है? जो समाज में बातचीत होती है उसमें ईमानदारी और मेहनत, बातें करवा लो बस। हाँ, मतलब वॉक द टॉक का जो सवाल है वो क्यों नहीं है। मैं इस पर जब भी सोचती हूँ कि रेपुटेशन बहुत ज़्यादा, अगर किसी को फिक्र है तो रेपुटेशन बचाने की फिक्र है, लेकिन हम जिनकी हम बात करें वो तो अपनी रेपुटेशन भी नहीं बचा रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर किसी ने जूता मारा और बाकी के ब्रदर जजेस बोले नहीं, ये क्या था?
ये तो इसमें ना पैसे रुक रहे थे, ना मिल रहे थे, ना जा रहे थे, ना बैंक अकाउंट कम हो रहा था, ना डिमोट हो रहे थे। ये लोग क्यों नहीं बोले? नहीं, वो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो ये बोलने वाला सिस्टम है ही नहीं। अब जो सिस्टम बना हुआ है, इसके सारे जो कॉग्स हैं, जो नट बोल्ट हैं, सब अच्छी तरह से फिट होके अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। जो उनका काम जो उनको करना चाहिए, ताकि ये वाला सिस्टम जो है ये चल सके। अब आप देखो ना कि अगेन आई कम टू द फैमिली यूनिट। फैमिली के अंदर अगर जो हेड ऑफ द फैमिली जिसको कहा जाता है, जो मर्द है, वो अगर अपनी वाइफ के ऊपर जुल्म कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, या जो है अत्याचार कर रहा है किसी भी किस्म का, कोई भी नहीं बोलता आके घर में से कि आप ये गलत कर रहे हो। मतलब ऐसा ही होता है ना हमारे। अब तो चलो फिर भी जागरूकता की वजह से लोग थोड़ा बहुत बोलने लग गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं बोलता उसको है। तो ये जो तो फैमिली वाला सिस्टम जो है, वो इतना, जैसे बोलते हैं मानना कि इंडिया का फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, हम भी बड़ा प्राउड फील करके बोलते हैं कि बड़ा स्ट्रांग है, फैमिली स्टे टुगेदर और ये और वो ऐसे स्टे रहती हैं बिकॉज एक मालिक है, बाकी सब उसकी प्रजा है, और मालिक को सारे अधिकार है, वो कैसे भी प्रजा को ट्रीट करे, और प्रजा का फर्ज है कि मालिक को वर्शिप करे। तो वो सिस्टम और चलता है। इसमें जरा भी फिशर आता है, वो आता है तो लोग इसको कलयुग कहने लगते इसको हैं। डिसरप्शन लेके आती हैं हाय हाय कलयुग। हाँ, ज़्यादातर डिसरप्शन लेके आती हैं औरतें फैमिलीज के अंदर। और अब जब औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी है, थोड़ी सी उनको आज़ादी मिली है, थोड़ा सा उन्होंने अपने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो वो यूनिट चरमराने लग गई है। औरतों का सवाल भी बहुत डाइसी सवाल है। जो अर्बन एलीट औरतें हैं या अर्बन वेज में वेल वर्स्ड औरतें हैं, आप उनका भी रवैया अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। पहले तो चलो भाई भाई आपस में जायदाद के लिए लड़ रहे थे, फिर मियाँ बीवी कुछ एलिमनी के लिए लड़ रहे थे। आजकल सेक्सटॉर्शन इतना बढ़ गया, वो औरतों के सहारे से ही होता है। महिला प्लांट कर दी गई किसी की ज़िंदगी में, और उसकी अगर रेपुटेशन है, उसकी इज्जत है, तो फिर वो ठगी शुरू हो जा रही है। इतने केसेस हैं सेक्सटॉर्शन के और इस तरह के कि वो डेटिंग एप्स पे भी ये सब हो रहा है। हाँ, तो हमारे यहाँ अब महिलाओं को लेकर के भी, जैसे हम लोग पहले बेचारी महिला, अबला महिला, अब वो नहीं है, अब वो ठग महिला है। अब वो ये देखती है, नापती तौलती है कि इस बंदे की रेपुटेशन है, ये डर जाएगा और ये मुझे दे देगा पैसा, इजी मनी। क्योंकि एक तो हर महिला को एस्थेटिक्स का जो अभी आइडिया ऑफ एस्थेटिक्स है, उसमें अपने आप को मेंटेन करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, और वो लाखों रुपए कहाँ से आएंगे? वो ठगी से आएंगे। तो बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं ठगी में आ गई हैं। अब ये सिरा धुरा, इसीलिए मैं कहती हूँ सिरा धुरा नहीं मिल रहा है कि समाज को हुआ क्या है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडिगो का हम बात कर रहे हैं वही नहीं है, वैल्यू सिस्टम भी जो नहीं, वैल्यू सिस्टम तो डेफिनेटली सी टू स्टार्ट विद, मतलब टू बिगिन विद, मतलब वैल्यू सिस्टम जैसे मैंने कहा छोटी यूनिट में ही नहीं है। अब महिलाएं जैसे आपने कहा कि ठगी के उसमें आ रही हैं, सेक्सटॉर्शन और ये सब हो रहा है, तो देखें, ये सिर्फ पुरुषों का ही तो डोमेन नहीं है ना कि वही करेंगे। अगर एक समाज घटिया है, समाज में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो जो भी उस समाज को इनहेबिट कर रहा है, जो भी उसके हिस्से हैं, जो भी उसमें, अब क्योंकि ये भी हुआ है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोग्रेस इन फेमिनिस्ट आइडियाज, विमेन हैव गेन सम पावर। तो ये हम अगर ये वादा सारी औरतों से लें कि तुम में से कोई भी इस पावर को का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये तो थोड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ये वादा आप पुरुषों से लेके दिखाओ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हमारे मुहावरे में औरत बेचारी थी। अभी एक से एक फ्रॉड आईएएस महिलाएं दिख रही हैं। बिल्कुल है। पहले दिन सरकारी नौकरी मिली है, पहले दिन ज्वाइन किया, पहले दिन 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ ली गई जी। और करियर ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये अभी सूद मैडम एक पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली एक सामने आई हैं, जो अभी अभी रिसेंट चल रहा, अब पता नहीं आपने उसको देखा है या नहीं देखा है। तो वो माइनॉरिटी वाला उन्होंने इंस्टीट्यूशन बना करके वो उन्होंने शुरू किया। एक मादी मैडम थी जो सामने आई थी, जो बहुत पीएमओ के नज़दीक थी। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, ये जो सारे issues पावर हैं ना, जैसे ही आता है, हाँ। उस पावर के साथ इंटीग्रिटी नहीं आती नहीं है। आती। मेरी प्रॉब्लम ये है। हाँ, पर नहीं, आप सही कह रही हैं। ये जो आइडिया, ये जो करप्शन, इंटेग्रिटी, वैल्यू सिस्टम, एंड
हाउ दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पावर की किसी भी, तब हम आप इसको हिंदुस्तान की कल्चरल वो देखें, ये एक हमारी ये हमारी धरोहर है, कल्चरल धरोहर हमारी। अगर इंडियननेस है ये, कि कोई भी नहीं, मर्द औरत की इसमें बात ही नहीं है। व्हेन इट कम्स टू करप्शन, व्हेन इट कम्स टू इंटेग्रिटी, व्हेन इट कम्स टू वैल्यू सिस्टम, द मोमेंट यू हैव पावर, पहला आइडिया हमें ये आता है कि अब हम पैसे मुझे याद है जब हम गांव में थे, छोटे थे, तो अगर कोई जैसे किसी लड़की के लिए, गांव में किसी लड़की के लिए किसी दूसरे गांव से रिश्ता आया किसी लड़की का, और वो लड़का बाई चांस पुलिस में है, तो और ये तो गांव की बात कर रहे हैं, और शहर में भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, तो लड़की वालों के घर पे डिस्कशन ये होता था कि भाई उसकी तनख्वाह तो इतनी है, 4,000 रुपये है, उस टाइम 4,000 बड़ी बात थी, या 3,000 रुपये है, लेकिन पुलिस में तो ऊपर की कमाई तो बहुत है उसकी, ठीक ठाक है। तो ये एक्सेप्टेड तरीका था, क्योंकि वो जो सोसाइटी है, वो गांव की सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो सदियों से एक फ्यूडल सिस्टम में रही है। उसको ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईमानदारी और ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, ये उसको पता ही नहीं है। आज भी गांव में लोग ये समझते हैं कि जो देश चला रहा है ना, वो पुलिस चला रही है। उनके लिए तो पुलिस ही एक सरकार मतलब पुलिस। हाँ, अब हम कहेंगे जब हमारी औरतें थोड़ी आईएएस बनेंगी, आईपीएस बनेंगी, या कोई पावरफुल पोजीशंस पे जाएंगी, वो इन सब कुरीतियों से अछूती रहेंगी, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो औरतें भी तो इसी समाज की देन है, इसी समाज की पैदाइश है। यहाँ पे मसला जेंडर का है नहीं, ये इंटेग्रिटी जो है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। आई एग्री। मुझे जब हम महिला का सवाल उठाते हैं तो अब हमें बहुत क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, जो हो सकता है कि पुरुष ज़्यादा मस्कुलर होगा, जी इंडिविजुअल सिचुएशंस की बात कर रही हूँ, जी उसमें है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो अब ये फ़र्क भी मिटने लगा है। जी हम अगर गरीब 10,000 बेचारा ले रहा है मजबूरी में, जी तो अमीर कितना ले रहा है वो भी सामने की बात है। जी हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, हमारे मशहूर लोग अपनी रेपुटेशन भी नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो शर्म का पर्दा ये जो उतरा है, ये मुझे परेशान करता है कि थोड़ा तो पर्दा रखो। अभी अर्नब गोस्वामी ने कह दिया कि जब मैं भारत आया तो मुझे लगा कि मैं, और वो लंदन से इंडिया आया तो उसे लगा कि वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में आया है। रवि किशन ने कह दिया गोरखपुर स्पेन जैसा है, ठीक है। गडकरी साहब ने कह दिया, जो इतने बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, कि अरब के शेख मुझे मांग रहे हैं मोदी जी से कि इनको भेज दो तो ये इनकी भी सड़कें, हमारे यहाँ की भी सड़कें भारत जैसी अच्छी हो जाएं। ये लोग कैसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये अंधा समझ रहे हैं क्या? क्योंकि शिबा, ये जो आप रेपुटेशन की बात कर रहे हो ना, मैं कह रही हूँ अपनी ही रेपुटेशन बचा लो यार। नहीं, बिकॉज रेपुटेशन कोई एसेट है ही नहीं। अब रेपुटेशन इज नॉट एन एसेट, के ईमानदार होने की रेपुटेशन अशोक खेमका की देख ली ना आपने, है। रेपुटेशन इज नॉट एन एसेट कि उसको फ्लॉन्ट करके कि भाई समाज में आप अपनी कोई एक जगह बना लेंगे कि भाई ये बहुत ईमानदार आदमी, उससे वो ईमानदार होने के चक्कर में आपको जितने ट्रांसफर, जितने कष्ट और जितना हैरेसमेंट झेलना पड़ेगा, आप छोटा सा एक घर नहीं बना पाओगे। बजाय उसके आप नौकरी के पहले दिन ही अगर रिश्वत लेना शुरू कर दो, 5 साल के अंदर आप 3 बंगले खड़े कर दोगे, 4-4 गाड़ियों के साथ, होगी आपकी, बनेगी समाज में इज्जत, उसकी कदर है। ये जो ट्रू साइंस में रेपुटेशन एक वर्ड है कि ये फलाना बंदा ये बहुत ईमानदार है, झुक नहीं सकता, उसकी कोई कदर नहीं है समाज में, लोग उसको बोलते बेवकूफ़ है। ये कहाँ से आ रहा है? क्या इस पर हम बात करें कि हम इतने गिरे हुए समाज कैसे बनते जा रहे हैं? ये इंटीग्रिटी का सवाल और रेपुटेशन का सवाल, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हमें तो था कि जब कोई ना देख रहा हो तब हम चोरी ना करें, हमें ऐसा होना चाहिए। जब कोई रोक ना रहा हो तब हम सही रहें, हमें ऐसा होना चाहिए, है ना? हम इसको तो छोड़ दीजिए, जब खुली आँखों सारी दुनिया देख रही है और हम बेईमानी कर रहे हैं, तो ये हमारी रेपुटेशन की भी हमें चिंता नहीं। हम ऐसा समाज बनता कैसे होगा? उसके पास कौन से हरबे हथियार हैं अपनी गिरावट के साथ जीने के, कि वो इस तरह की चीज़ों के साथ भी जी सकता है। उसकी नज़र में वो गिर नहीं रहा है, वो अच्छा खाना खा रहा है, हो सकता है बहुत महंगी जगहों पे रह रहा हो, अच्छा खाना खा रहा हो, अपनी पसंद का कपड़ा पहन रहा हो, पसंद से घूम रहा हो, लेकिन ना दुनिया की नज़र में इज्जत, ना अपनी नज़र में इज्जत। ये वाला इंसानी जहन कैसे बनता होगा? सिंपल है ना, आपके पास इंग्रेडिएंट्स तो हैं, बस आप उनको विश्व गुरु का हथियार और दे दो,
तो खुले में चोरी करेगा, खुले में। वाई डू वी ऑल नीड अ पॉलिटिकल क्लास? देखिए, हर सोसाइटी के अंदर बेईमान लोग भी होते हैं, और ईमानदार लोग भी होते हैं। हर सोसाइटी के अंदर वायलेंट लोग भी होते हैं और एम्पैथेटिक लोग भी होते हैं। हर सोसाइटी के अंदर करप्शन करने वाले लोग भी होते हैं और ना करने वाले लोग भी होते दाल हैं। में नमक और नमक में दाल का तो फर्क मिट हो गया ना। लेकिन वही वही बात है कि ये कौन, ये जो इन तबकों में से कौन सा तबका वुड बिकम अ नेशनल कैरेक्टर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट पॉलिटिकल क्लास इज कॉलिंग द शॉट्स। कौन डिसीजंस ले रहा है, कौन किस तबके को एम्पावर कर रहा है। अब हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब अमेरिका का एग्जांपल लें, ट्रम्प जो है किस तबके को एम्पावर करता है। ऐसा तो नहीं अमेरिका में मतलब लिबरल पॉलिटिक्स की तरफ लीन करने वाले लोग नहीं है, या लेफ्ट की तरफ लीन करने वाले लोग नहीं है, इन बुद्धिजीवी नहीं है, हर किस्म के लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन नेशनल कैरेक्टर अमेरिका का जो डिफाइन किया जा रहा है, जो ट्रम्प कर रहा है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रम्प है ना, ट्रम्प किसको वो मार्कर बना रहा है, आइडेंटिफायर बना रहा है नेशनल कैरेक्टर का, जो उसके सपोर्टर्स हैं, ये जो लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिन अब अमेरिका में भी देखो आप, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, बीच में कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास है नहीं। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जो करप्ट लोग हैं, जो वायलेंस में बिलीव करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करते हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव उनको एम्पावर करे। ठीक उसी तरह से हिंदुस्तान में भी ये तबके, हिंदुस्तान में थोड़ा करप्ट लोगों का तबका बड़ा है, और जो है बेईमान लोगों का तबका थोड़ा बड़ा है, और जो पॉलिटिकल क्लास है वो इनको ही नेशनल कैरेक्टर बना, इनको ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनको यही हमारे नेशनल कैरेक्टर बनेंगे ना। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉलिटिकल क्लास ऐसी हो जिसमें विल हो कि मुझे अपना नेशनल कैरेक्टर जो है ना, ईमानदारी पे बेस करना है, प्रॉस्पेरिटी पे बेस करना है, और ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ पे बेस करना है, और उसी तरीके से वो अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करे, उनको उसी तरीके से गाइड करे, उसी तरह से उनके लिए काम करे। और नहीं करेगी अगर, तो मतलब यही होगा जो अभी हमारे यहाँ पे हो रहा है। पॉलिटिकल क्लास का विल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी पॉलिटिकल क्लास हमने जिस क्लास में से चुनी है, ये उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव है हमारे यहाँ। लेकिन जो आपका बेसिक सवाल है कि हम यहाँ ये ऐसे कैसे बने, इसके लिए हमें कई 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। हमारी जो सोसाइटी है, इन आवर कल्चरल एंड वैल्यू सिस्टम्स, वी आर, एज आई कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन, हम कभी डेमोक्रेटिक थे ही नहीं, हमारे डीएनए में नहीं है। हमारी पूरी सोसाइटी जो है फ्यूडलिज्म पे ही आधारित रही है। चाहे किसी की भी सल्तनत चल रही हो, किसी का भी राज चल रहा हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे हम राजा और प्रजा के हिसाब से देखते हैं। आज की डेट में हमारा प्रधानमंत्री आवाम के लिए राजा है, और हमेशा वो यही चाहते थे। जब इससे पहले और प्रधानमंत्री थे और डिफरेंट किस्म की सरकारें चल रही थी, तो आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जज्बा और इस तरह के जज्बे वाले लोग नहीं थे हमारे घरों में, कि हमारा राजा ऐसा होना चाहिए। ये जज्बे वाले थे, लेकिन वो पॉलिटिकल क्लास की विल थी कि ये नेशनल कैरेक्टर नहीं बनना चाहिए, ये हमारी डिप्लोमेसी में नहीं दिखना चाहिए, ये हमारे मीडिया में नहीं दिखना चाहिए, ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू करेंगे, इसलिए वो दबा हुआ था। अब पॉलिटिकल क्लास में वो विल नहीं है, तो या वो खुल के आ रहे हैं, खुल के हम चोरी भी करेंगे, बेईमानी भी करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानेंगे, हम राइट्स पे भी कोई वो नहीं करेंगे, और राजा है, हमारा राजा है, एक तगड़ा मर्द हमारा राजा। आपको क्या लगता है, कभी ये फाइटर पायलट की यूनिफॉर्म पहन के चल पड़ते हैं, हेलमेट लेके, कभी जो है किसी आर्मी के उसकी पहन लेते हैं, ये क्या मचिज्मो ही तो है ना। एक चीज़ है, हमारे मीडिया ने जिस तरह की ये इमेज बनाने में जो साथ दिया है, आज ट्रम्प के सामने नहीं पड़ना चाहते हैं। जब कोई अरब देश का या पुतिन या शी जिनपिंग ये सब लोग सामने आते हैं तो एकदम हाथ बांध लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल दिया, वहाँ पासपोर्ट लगने लगा है। हमारी मीडिया आने नहीं दे रही है सामने बात को, और अगर आ भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे समाज को, नहीं पड़ेगा। हमारे भारतीयों को, जो कार्टोग्राफिक ऑब्सेशन में पागल हुए जाते हैं। कश्मीर मांगो तो चीर देंगे वाला जो डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स अरुणाचल में कहाँ मर जाता है? क्यों नहीं हम ऑब्सेस्ड हैं कि हमारा जो नक्शा हमारे नेताओं ने जो नक्शा हमें बताया है, और फिर हम तो जब ये सरकार आ रही थी तो अखंड भारत की बात कर रहे थे। राजनाथ सिंह साहब ने अभी क्या कह दिया? राजनाथ सिंह साहब ये कह रहे थे कि हम पीओके लेने वाले हैं थोड़े दिन पहले, ठीक है।
और अब वो बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नेहरू बनाना चाहते थे सरकारी पैसे से। अरे भाई बाबरी मस्जिद तो तोड़ने की मुहिम थी, बनाने की मुहिम तो थी भी नहीं कभी। तो बना हुआ था वो वो तो अपने। बना ही हुआ था। तो ये लोग ये इतना आँख में धूल झोंकते हैं, तो ये जो मैचिज़्मो है सारा, ये तो अपने ही स्लेव क्लास के लिए है। इंटरनेशनली तो हम कहीं कुछ कुछ नहीं, कुछ हो कुछ ही नहीं नहीं पा रहा रहा। है। हमारे यहाँ की जो वर्किंग क्लास है वो सबसे ज़्यादा बदनसीब वर्किंग क्लास है। हमारे मुल्क में एक्चुअली बहुत गरीबी है। सुना है 10 लाख मज़दूर चाहिए पुतिन को साहब को, तो इसलिए वो मोदी साहब के पास इससे आए। ज़्यादा क्या मजबूरी होगी कि यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लड़के रशियन आर्मी में जाके मारे गए। ये वही हाल हुआ जब ब्रिटिश फ़ौज में हमारे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे और इतने बड़ी तादाद में मरे थे। हाँ, और ये डीकोलोनाइज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम डीकोलोनाइज कर रहे हैं। हाँ। ये और इज़राइल में भी जाकर के सफ़र कर रहे हैं हमारे लड़के। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में हर जगह ही कर रहे हैं। तो जैसे हथकड़ी लगा लगा के भेजा जा रहा है। चलो आप कोई कह सकते हो वो इल्लीगल थे, इल्लीगल इमिग्रेंट्स, लेकिन इल्लीगल को डिपोर्ट करो ना तमीज़ से। मुझे कई बार ये लगता है मैं एंटी नेटलिस्ट होती जा रही हूँ कि गरीब क्लास अपने इन बेशर्म नेताओं से एक ही बदला ले सकता है कि वो अगली नस्ल के लिए ग़ुलाम प्रोड्यूस करना बंद कर दे। वो इनको डिप्राइव कर दे कि हम वो ग़ुलाम ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इन्हीं ग़ुलामों के वजह से तो तुम एक बड़ी मार्केट और डेमोग्राफी डिविडेंड और ये जो ख़रीद फ़रोख्त है मज़दूरों की, इससे तुम फ़ायदा उठा रहे लेकिन हो। गरीब तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही इतना जूझता है कि वो इतना सोच ही नहीं पाता। उसके तो जितने हाथ होंगे उतनी मज़दूरी होगी। उसकी तो लाइफ़ एंड डेथ का ये कोई गुड़गाँव में मगर या अब मज़दूरी भी नहीं है। हैं? अब मज़दूरी भी नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन भीख तो माँग सकते हैं ना। हुँ, उनकी ये हालत कर देंगे कि वो भीख तो जितने हाथ होंगे उतनी भीख माँगेंगे। हाँ। तो वो तो ये भी नहीं एंटी नेटलिस्ट होना भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो पेट ही वहीं से भरता है। हुँ। तो उनकी तो जितना उनकी दुर्दशा उस क्लास की है। आपने अभी वो फ़िल्म होमबाउंड देखी होगी, है ना? वो देखो जो हम लोगों ने अपने नौजवानों की शख्सियत को एकदम छलनी कर दिया, चिथड़े उड़ा दिए, उनका कुछ नहीं बचा। ना अपने घर में रह सकते हैं, ना गाँव में रह सकते हैं, ना शहर में रह सकते हैं, ना घर वापस जा सकते हैं। मैं होमबाउंड देख कर के तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि ये सब कुछ सच है, ये एकदम हमारे सामने अभी-अभी हुआ जी, है जी। और हो रहा है। अब आप बताओ, जब हमारे सामने ये इतना भयंकर कांड हो रहा था, लोग इतनी सफ़रिंग झेल रहे थे। कोई भी एक मॉरलिस्टिक सोसाइटी होती जिसमें थोड़े बहुत मोरल्स होते हैं, थोड़ी बहुत एक वैल्यू सिस्टम होता, वो रिबेल कर देते उस वक़्त। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेरे जो भी प्रिविलेजेस हैं मुझे उनसे नफ़रत हो गई और मुझे ये लगा कि व्हाई शुड आई डिज़र्व दिस व्हेन सो मेनी आर सफ़रिंग। ये वाला मतलब एक बहुत पर्सनल लेवल पे भी तो हिट करी है जी। ये सच्चाई। तो मुझे वहाँ पर भी हिट की और फिर हमें लगा कि हमारे लोगों को पर्याप्त गुस्सा क्यों नहीं आता है, इस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं आता है। जी। इतने बेईमान लोगों को, इतने बेईमान सरकारों को हम कैसे झेल लेते हैं। वो ये क्योंकि हम ये अब बताइए कि ये जो हमारा धर्म का जो है हमारी ज़िंदगी में, और जब मैं धर्म की बात कर रही हूँ तो मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये आप सारे बोल धर्मों दो, की बात। स्पेसिफाई कर दो, हाँ, वरना कोई आगे बोलेगा कि अपने के बारे में बोल, हाँ, उसके बारे में हाँ। बोल। इस धर्म ने क्या हमें सिर्फ़ ग़ुलाम होने का फ्रेमवर्क दे दिया है? हमारे बीच एक पैपल क्लास, एक पैपलडम, एक पुजारी, एक मौलाना या एक मीडिएटर जो अल्लाह मियाँ का एजेंट बन के हमसे बात करता है, या भगवान का एजेंट बन के, ईश्वर का एजेंट बन करके वो यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो, ये वाली पूजा करा दो, ये वाला आयतें पढ़ लो, ये सब इन सब से और ये इनमें से कोई भी गरीब नहीं होता। ये सारे लोग खाते पीते होते हैं और मेहनत का निवाला नहीं तोड़ा इन्होंने अरसे से, मेहनत की रोटी नहीं खाई। तो ये वाला जो मुझे ये लगता है ये वहाँ से आता है कि ये सब मिले हुए हैं, ये आपकी कहूट्स सफ़रिंग हैं। जो है ना, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जी, सफ़रिंग जो है वो उसको आप हमारे थ्रू उसको सेट करो ऊपर वाले को, जी। आपकी सफ़रिंग कम हो जाएगी हुँ, और उसी में चढ़ावे आने लगते जी, हैं। जी, जी। मुझे ये लगता है कि आवर रिलेशनशिप विद गॉड इज़ वेरी सिक, वेरी इर्रेशनल। मेरी तो कोई रिलेशनशिप नहीं है मतलब पर्सनली। पर पॉपुलेशन इन और देखिए, जनरल। धर्म की ज़रूरत लोगों को तब, जब जब कभी भी धर्म का इजाद हुआ, लोगों को तब पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी। कुछ फिनोमेना आसपास ऐसे देख रहे हैं जो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सोचा कोई कर रहा है, ठीक है। फिर बीच में इतनी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ,
और जब हमें नॉलेज आई हमारे पास तो धर्म किनारे होता चला गया। नहीं, मतलब ये भारत में नहीं हुआ, मगर बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुआ। हाँ, मैं पूरी हमारे दुनिया यहाँ की बात कर रहा एनलाइटनमेंट कहाँ आया? हूँ। हमारे यहाँ इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ वही बात है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको हम ये बोल सकें कि भाई तुम जो ये दुखी हो रहे हो, तुम्हारे पास जो ये गरीबी है और जो जुल्म तुम्हारे पे हो रहा है, जो तुम इतने दुखी, बीमार, गरीब हो, लाचार हो, ये या तो पिछले जन्म कोई परीक्षा ले रहा है या पिछले जन्म का है। और गरीब को तो ये लगता है ना कि यार कम से कम कोई भगवान है जो मेरी सुन रहा है, या वहां मिलेगा इसका या बदला, कुछ ऐसा कुछ होगा। जो यहाँ सफर इससे कर रहे हो तो वहां मिलेगा। इससे काम आसान किसका होता है? इससे काम आसान उसका होता है जो जुल्म कर रहा है, जो उनका हक छीन रहा है। तो धर्म का यूटिलिटी गरीब के लिए कुछ नहीं है एक्चुअली। और गरीब क्यों धर्म में इतना यकीन करता है, क्यों ईश्वर में इतना यकीन करता है, ये मेरे को समझ में आता है क्योंकि उसके पास तो कोई होप ही नहीं है। तो वो सिर्फ यही सोचता है कोई मालिक है जो मेरी को कभी तो इसका फल देगा मेरे अच्छे होने का, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो अमीर पूंजीपति है वो क्यों ईश्वर में विश्वास रखता है। अगर वो नहीं रखेगा तो वो जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएगा कि मुझे जो मिला है वो उसने दिया है, मैंने तुम्हारा नहीं लूटा है। हाँ, तो वो कायदे में वो खुद विश्वास नहीं रखता है, वो विश्वास का ढकोसला करता है ताकि वो इमेज प्रोपोगेट हो गया। आपने देखा नहीं, वो अगेन पुरानी फिल्मों में आऊंगा कि एक गांव में कोई एक स्पेशल फेस्टिवल पे आरती वारती हो रही है और जो गांव का मुखिया है, साहूकार है, वो पूजा लीड करता है। वो पूजा लीड करता है, थालियां घुमा रहा है, पूरा गांव पीछे यूं कर रहा है, मालिक के पैर छू रहा है, वो सबको आशीर्वाद दे रहा है। ये पूरा स्कैम है, पूरा का पूरा स्कैम है। जो पूंजीपति, जो धन्ना सेठ है, धनाढ्य है, वो ढकोसला करता है। वो ढकोसला इसलिए करता है कि उसको करता हुआ देखेंगे तो वो भी सोचेगा कि यार जब इतना बड़ा आदमी मान रहा है तो मैं भी मान लूं। कोई डिस्कोर्स आपस में विद इन क्लासेस तो है ही नहीं। अमीर आदमी जब पूजा पाठ और रिचुअल्स करता हुआ दिखता है, आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक तो ये कि उसको ऊपर वाले ने दिया है, वो ऊपर वाले से मांग रहा था, ऊपर वाले ने उसको दिया है, तुम्हारा नहीं लूटा है, तुम्हारा सब कुछ समेटा नहीं। वो बिलियनियर बना है इसलिए बना है कि ऊपर वाले ने दिया है। और तुम भी मांगो, तुम्हें भी मिल जाएगा, हमसे मत मांगो, पॉलिसीज से मत पहले ऊपर मांगो। वाले को तेरे को देने से तो फुर्सत मिले, तुझे दे ही जा रहा है यार, हमारे पास नंबर ही नहीं आ रहा हमारा तो। नहीं, तो वो ये जो डिस्कोर्स है, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता हुआ बिलियनियर दिखना ही चाहिए, ये उसके हित में है। जी बिल्कुल, ये उसके हित में है। मैं तो कह रहा हूँ स्कैम है ये स्कैम है। तो ये जारी रहेगा। इंटेग्रिटी का सवाल पूंजीपति से, बिलियनियर से, सबसे ऊंची पद से शुरू होता है और आखिर तक जाता है। जो मैंने पहला एग्जांपल दिया ना आपको, कि किसी के घर में अगर कुछ चोरी होती है तो सबसे पहले उनका शक मीट पे जाता है। लेकिन अगर बिलियनियर कोई चुराता है हजारों करोड़ तो उसको उस मोरालिटी से नहीं देखा जाता। ये हमारी सोसाइटी की इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है। और जो मनी का रिलेशन गरीब का है और जो मनी का रिलेशन बिलियनियर का है, गरीब अगर चोरी करता है तो वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए करता है। अमीर जब चोरी करता है ना तो उसे जितना है 10 पुश्तों के लिए उसे और चाहिए उसके ऊपर। तो वही सवाल इंटीग्रिटी का उधर भी करो। जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सरगुजा के जंगलों में और हरियाली के प्रदेशों में, इस समय भारत की सेना अपने ही गांव वासियों से लड़ रही है और उन पर बम तक चला रही है। आप यकीन करें, उन पर बम तक चला रही है, उसकी तस्वीरें आ गई अब तो और वो जंगल बचाना चाहते हैं और वो लोग हरियाली बचाना चाहते हैं और अपने खेत बचाना चाहते हैं। तो जो खेत बचा रहे हैं, जिनके अपने खेत हैं, उनके ऊपर आंसू गैस और बम, छोटे इंटेंसिटी वाले बम चल रहे हैं। अभी कोर्ट ने कह दिया है कि इस हाइट से नीचे की जो अरावली की पहाड़ियां हैं, आप उनको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। तो जो 100 मीटर से ऊपर वाली जो हैं वो कितनी ही होंगी, वो आप समझ रहे हैं कि अब वो सब चला जाएगा। जो दिल्ली के आसपास जो थोड़ा सा ग्रीन कवर था, अभी वो भी चला जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जो लगातार मध्य प्रदेश में लड़के और मीडिया आने नहीं दे रहा है, वो अपनी नौकरी के सवाल को और रोजगार के सवाल को उठाए हुए लाठियां खा रहे हैं। बिहार में बुलडोजर चल रहा है। इन सब तबाहियों के बीच में AQI और उसमें भी पॉलीथीन, प्लास्टिक आ गई है अब।
और है ना? इंडिगो का भी और हो गया। इंडिगो का ये चल रहा है। आप ना बाहर जा सकते हैं, ना जहाँ हैं वहाँ जीने दिया जाएगा, ना वहाँ रहने लायक हवा है। इस पूरे कैटास्ट्रॉफी और कॉम्प्रिहेंसिव फेल्योर के बीच में हमारा देश विश्व गुरु हम सब लोगों को ये बता रहा है कि हमारी जीडीपी कितनी है, थर्ड इकोनॉमी हम बन गए हैं, और हमें विदेशी संस्थाओं ने कह दिया कि ये झूठ है, हाँ, तो क्या सी ग्रेड दिया है ना, सी ग्रेड दिया है। तो ये सी बिल्कुल जो यार जो स्कूल में एग्जाम देते हैं उसमें मिलता है ना आपको बुरा काम करने पे सी ग्रेड, है ना, तो वो मार्क्स मिल गया हमको। इंडिपेंडेंट बोर्ड के एग्जाम क्यों अलग स्कूलों में होते थे, क्योंकि इंडिपेंडेंटली आपको जज करा जाता था ना। तो अब जो स्कूल के टॉपर थे बोर्ड एग्जाम में कई बार उनके खास नंबर आते नहीं है। अब इनको सी ग्रेड मिल गया है, जो कि एक्चुअल ग्रेड है, चाहे सरकार बोल लो चाहे अवाम बोल लो, सी ग्रेड लोग। यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? डी बचा है ना। हाँ, कोई उम्मीद सुधार की तो लगती नहीं है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? मतलब डिस्टोपियन जो एक प्रोफेसी थी 1984 और दूसरी किताबें जिसको हम लोग सोचते थे कि ये डिस्टेंट फ्यूचर की बात है, हम जी रहे हैं उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं। और अभी आप देखिए बहुत लोगों को बहुत कुछ खोएगा, जो लोग अभी चैन से बैठे हैं। अभी आपने बताया ना जैसे कि सरकार के समर्थकों के घरों पे भी बुलडोजर चले हैं, है ना। ये दूसरी तरीके से भी होगा, जो इनके ही बड़े बड़े समर्थक हैं जो बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं, उन तक भी बात पहुंचेगी। अभी पुष्टि नहीं की कर पाई मैं, लेकिन एक खबर मुझे मेरी नज़र से गुजरी है कि दिल्ली में और एनसीआर में जो पानी सप्लाई हो रहा है वो रेडियो एक्टिव, घातक रेडियो एक्टिव कंटामिनेटेड है, और अगर वो हो रहा है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के केसेस सामने आ सकते हैं बहुत जल्द ही। ये सामने की तो चीज़ आप है। पानी हवा तो आप देख ही रहे हैं ना, कि अब जो AQI की बात कर रहे थे ना, जैसे अब हवा तो सांस तो सभी ले रहे हैं ना, इनके खुद के घरों में तो 30-30 प्यूरीफायर लगे हुए हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, चाहे वो बीजेपी समर्थक है चाहे नॉन बीजेपी समर्थक है, सेम हवा ले रहे हैं, सेम ही इफेक्ट होगा उन दोनों के ऊपर ना। तो वो सभी लपेटे में आएंगे, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको गवर्नमेंट टैकल नहीं कर सकती, हाँ, है ना। ये डूएबल है। या तो ऐसा हो कि भैया ये तो एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है कि भाई वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक ऐसा भयंकर आया कि इसमें सरकार क्या करे। अब कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यहाँ पर मुझे कई बार सही लगते हैं कि अच्छी खासी इकोनॉमी को पहले आपने टांग काट दी नोटबंदी लाके, फिर आपने जीएसटी रातों रात एक बेवकूफ़ी भरा जीएसटी ले आए, उससे इंडस्ट्री तबाह हुई, फिर आपने अचानक लॉकडाउन लगा करके मामले को और ज़्यादा ख़राब किया, और उसके बाद लगातार जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि जो डिपॉपुलेशन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो पूरे मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास में तब्दील करके सिर्फ और सिर्फ सरकारी अनाज पे ज़िंदा रखने की जो कॉन्स्पिरेसी है कि हम जहाँ कहें, जहाँ जो गुलामी कराएं वो करो तुम। एजुकेशन पॉलिसी ऐसी आई है कि स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, आप खुद ही अपने लिए पैसे इकट्ठे करिए तो ज़िंदा रहिए, यूनिवर्सिटी से तो कह ही दिया गया है। अब इन सब के बीच में मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि शायद वो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट सही कह रहे थे जो डिपॉपुलेशन एजेंडा की बात करते थे और सब। मैं तो प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में देखूं अगर इसको, कि ये रोग कैपिटलिज्म ऐसे ही काम करता है। तो वो ये रोग कैपिटलिज्म का पूरा जो नुमाइश हो रही है यहाँ पे, ये गवर्नेंस का फेलियर ही तो है। आप मेरे को एक स्कीम बता दो जो चली है इस सरकार की, कोई एक चीज। अभी आपने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और लॉकडाउन सब बता दिया। यू टेल मी वन स्कीम ऑफ दिस गवर्नमेंट विच हैज एक्चुअली सर्व्ड द पीपल। जिन चीजों का कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है वो बोल सकते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। क्या एविडेंस है आपके पास? और अब्दुल की जोड़ी टाइट हो गई। हाँ, तो वो कोई अगर डेवलपमेंट का कोई इंडेक्स है तो वो नया बना दे तो कोई कुछ लोगों अलग को बात। सुकून तो मिलता ही है। अब सुकून के लिए सरकारें थोड़ी होती है ना, मतलब अगर आप सारे काम, सबको काम, नौकरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी दोगे तो सुकून आ जाएगा, बहुत किस्म का सुकून आ जाएगा, बहुत बेहतर सुकून आ जाएगा। क्योंकि अब वो नहीं दे सकते तो सुकून आप दूसरी तरीके से पकड़ा रहे हो।
मगर रील इकोनॉमी जो उन्होंने कही कि हमने आपको रील इकोनॉमी में लाया है, हाँ। आपको सस्ता डेटा दिया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन दिस कंट्री। उनसे बड़ा कोई रील बनाने वाला हो नहीं सकता। ये जितने इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं ना ये सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, वो इन सब के गुरु हैं। अब इतने बड़े वाक्य के बाद और इतने बड़े नतीजे पे पहुंचने के बाद और कुछ रह नहीं जाता बात करने के। नहीं, वैसे भी कुछ नहीं रहने वाला। बात आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, कुछ नहीं रहने वाला। कोई फ्यूचर आप देखिए, कहने को लगता है कि बहुत ही नेगेटिव बात है, बट इफ यू डू नॉट लुक एट प्रेजेंट क्रिटिकली, ठीक है, एंड पॉइंट आउट व्हाट इज सो रॉन्ग, इट इज सो रॉन्ग दैट कि वो ना देखा जाता है ना सुना जाता है, तो देयर इज नो फ्यूचर। तो ये तो बोलना ही पड़ेगा। ये सरकार, आप कह रहे हैं ना कि रील भी एक नौकरी है, रील में भी हुआ है, ये रील ही बना दिया है पूरे देश को। अब लोगों ने विदेशों ने रील्स बनानी शुरू कर दिए हैं, इंडियंस ने भी बहुत सारे। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, हाँ। है ना, ऐसा कुछ बनता पहले है। बिहार के लिए होता था, हाँ। बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। अब पूरा भारत विश्व का बिहार बन गया है। बस ये है। और दिखते जाइए, बोलते रहिए, और क्या ही कर सकते हैं हम, तो बोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।